भक्ति काल की विशेषताओं के अंतर्गत चौथा व्याख्यान। आज इस संदर्भ में बात की जाएगी भक्ति काल की विशेषताओं के बारे में कि भक्ति काल में जो विशेषताएं थीं वो निर्मित होने के में परिस्थितियां कितनी जिम्मेदार थीं। पिछली बार हमने राजनीतिक परिस्थितियों की बात की थी, सामाजिक परिस्थितियों की बात की थी। उसी क्रम में आज आगे आर्थिक परिस्थितियों की बात की जाएगी। राजनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय बाहर आक्रमण हो रहे थे और आंतरिक रूप से युद्ध भी हो रहे थे। इस कारण एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और राजनीतिक में एक अस्थिरता का माहौल था। राजनीति में अस्थिरता का माहौल होने के कारण धीरे धीरे कर समाज में भी बिखराव आने लगा। युद्ध में व्यक्ति जान बचाने के लिए इधर उधर भागता था और ऐसी स्थिति में उसके सामाजिक व्यवस्था खराब हो जाती थी। आगे चलकर इस राजनीतिक परिस्थिति का और समाज के बिखराव का प्रभाव आर्थिक परिस्थितियों पर पड़ा। किसी भी साहित्य के अध्ययन में आर्थिक परिस्थितियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियों के माध्यम से एक समाज में स्थिरता आती है या समाज में विकास होता है, और समाज में विकास होने पर फिर विभिन्न कलाओं और साहित्य के भी विकास के अवसर मिलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भक्ति काल की जो परिस्थितियां थी, यानी 14वीं शताब्दी के आसपास की जो परिस्थितियां थी, वो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अप्रभावित थी। बार बार जो आक्रमण हो रहे थे उसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा, और राज व्यवस्था के कारण आर्थिक परिस्थिति एक नए रूप में सामने आती है। यानी कोई व्यापारी यदि धन संग्रह करके रखता था, निवेश करने की योजना बनाता था, ऐसी स्थिति में यदि कोई युद्ध हो जाए, चाहे वो बाहरी आक्रमण हो चाहे वो आंतरिक युद्ध हो, ऐसी स्थिति में उसकी सारी धन संपदा व्यर्थ हो जाती थी और फिर वो कंगाल हो जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में कई रूपों में धनोपार्जन मिलता है, जैसे कृषि, व्यापार, नौकरी आदि धन प्राप्ति के साधन थे। अगर हम कृषि पर बात करें तो कृषि भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। तो कृषि पर एक बहुत बड़ा वर्ग निर्भर होता था। ज़्यादातर भारत की कृषि मानसून पर प्रभावित होती थी, लेकिन भक्ति काल में बाह्य आक्रमण से भी कृषि बहुत प्रभावित होने लगी। जो कृषि के मैदान थे वो या कृषि के जो क्षेत्र थे वो युद्ध के मैदान में तब्दील हो जाते थे। इसलिए खड़ी खड़ी फसल या थोड़ी सी छोटी फसल सेना के पदचापों से या हाथियों घोड़े के या सैनिक हलचलों से सब नष्ट हो जाते थे। ऐसे में किसान की बनी बनाई पूंजी खत्म हो जाती थी और फिर वो आगे वो गरीब बन जाता था। इसलिए बाहरी युद्ध या आंतरिक युद्ध कृषि को प्रभावित करते थे और कृषि व्यवस्था सुचारू रूप से विकसित नहीं हो पाई। यद्यपि कृषि के संसाधन थे, कृषि के अनुकूल परिस्थितियां थीं, लेकिन अचानक इन मानवीय परिस्थितियों से, यानी बाह्य आक्रमण या आंतरिक युद्ध की स्थिति में कृषि का पूरा समाज भयभीत हो चला था और कृषि आय का साधन के रूप में विकसित नहीं हो पाया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में जो कृषि है वह युद्ध के कारण बेहद प्रभावित होता है और वह मुख्य रूप से आगे विकसित नहीं हो पाता है। इससे जो कृषक थे वो दयनीय स्थिति में आ जाते थे। केंद्रीय सत्ता में स्थिरता नहीं होने के कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाती थी। इसका कारण यह था कि कोई एक राजा ना होने के कारण लगान या कृषकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता था। जब लगान की छूट देनी चाहिए थी उस समय लगान नहीं मिल पाती थी। मौसम की मार से जब पैदावार अच्छी नहीं होती थी तो कृषक चाहते थे कि उनके लगान में छूट दी जाए, लेकिन राजा सक्षम नहीं होता था, राजा अस्थिर होता था, राजा की नियति निश्चित नहीं थी कि पता नहीं कब कौन दूसरा आक्रमणकारी उसे नष्ट कर दे। ऐसी स्थिति में वह सही ढंग से निर्णय नहीं कर पाता था और इसका प्रभाव कृषि पर पड़ता था। तो इसलिए हम कह सकते थे कि केंद्रीय सत्ता के असंतुलन के कारण कृषि व्यवस्था चौपट हो रही थी और आंतरिक युद्ध के कारण भी कृषि व्यवस्था चौपट हो रही थी। इस प्रकार युद्ध और केंद्रीय सत्ता के अभाव के कारण कृषकों का वर्ग संतुष्ट नहीं था और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषक या कृषि व्यवस्था
अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में माना जाता था। इसलिए 14वीं शताब्दी के समय में कृषि के असंतुलन या कृषि की अर्थव्यवस्था धराशायी होने के कगार पर आ गई थी। युद्ध के कारण उनमें धीरे धीरे कर कर अस्थिरता का माहौल आ गया था। इसी आंतरिक युद्ध और बाह्य युद्ध के कारण एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्थिक अव्यवस्था फैल गई थी। इसके कारण सूदखोरी और शोषण का विस्तार होने लगा था। यानी कृषक जब देखता था कि उसकी फसल नष्ट हो गई युद्ध के कारण या किसी अन्य कारण से, तो वह सही समय पर फिर आगे की फसल की तैयारी करने के लिए सूदखोरी के जाल में फंस जाता था, या जो जिनके पास थोड़े बहुत धन संपदा थी वो उनके ब्याज के चक्र में या आर्थिक शोषण का शिकार हो जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि युद्ध और आंतरिक अव्यवस्था के कारण आर्थिक स्थिति भी डमाडोल हो गई थी, और जिसका हम कह सकते हैं कि जिसका वर्णन तुलसीदास भी कवितावली में करते हैं। जब वो खेती न किसान को की जब बात करते हैं तो उसका मतलब यही तात्पर्य होता है कि ऐसी स्थिति आ गई है युद्ध के कारण या अफरा तफरी के माहौल में, ऐसी स्थिति आ गई थी कि खेती भी किसान नहीं कर पाता। कृषि और खेतिहर का रिश्ता स्वावलंबन का रिश्ता होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में युद्ध और बार बार आक्रमण की स्थिति के कारण एक स्वावलंबन का रिश्ता या खेती विकसित नहीं हो पा रही थी। बार बार आक्रमण और युद्ध के कारण राजा के आसपास या राजसी कार्यों में या अन्य क्षेत्रों में नौकरी करने वाले लोगों की स्थिति भी ठीक नहीं थी और भी जनता दुखी थी। इसका कारण ये था कि कोई भी अस्थायित्व नहीं था। वस्तुतः एक युद्ध सारी चीज़ों को गड़बड़ा देता है, उनके क्रम को तोड़ देता है। युद्ध की स्थिति में बिल्कुल असंतुलित स्थिति हो जाती है, असमंजस की स्थिति हो जाती है, इसलिए व्यापार भी असंतुलित हो जाता है। तो इस प्रकार कृषि में भी अव्यवस्था आ गई और नौकरी पेशा लोगों में भी कोई स्थायित्व नहीं हो पाया। जो राजा की दरबार में या सामंतों में या कहीं और दूसरी जगह उनकी सेवा चाकरी करके या उनकी सहायता करके जो पैसा कमाते थे, उन पर भी एक प्रकार का अवरोध पैदा हो गया। व्यापार में असंतुलन होना स्वाभाविक था, क्योंकि जब कोई बाहरी आक्रमणकारी किसी राज्य पर आक्रमण करता था तो लूट खसोट की नीति अपनाता था, और जैसे ही वो लूट खसोट करके जाता था तो व्यापारियों के धन सब लूटे जाते थे। ऐसी स्थिति में जो कुछ व्यापारियों के धन थे वो लूट जाने के कारण व्यापारी फिर कंगाल हो जाता था, वह नए व्यापार या नई चीज़ों की बात नहीं कर पाता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि युद्ध के कारण व्यापार में हानि होती थी। प्रायः ये देखा जाता है या आज भी माना जाता है कि अच्छे व्यापार या सुदृढ़ व्यापारिक व्यवस्था के लिए शांति आवश्यक होता है। तो इसलिए शांति की स्थिति न होने पर, युद्ध की स्थिति होने पर अच्छे व्यापार की परिकल्पना कपोल कल्पना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बार बार युद्ध होने के कारण अच्छे व्यापार की स्थिति नहीं थी, और व्यापार की स्थिति गड़बड़ाने से भारत एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था में नहीं आ पाया था। भारत की प्राचीन पद्धति थी वह विनिमय प्रणाली पर थी। मुद्रा या अन्य रूपों का प्रचलन कम होता था। प्रायः गाँव में भी देखा जाता है कि कोई कारीगर यदि कोई कार्य करता है तो उसके बदले में वो अनाज लेता है। तो भारत की प्राचीन प्रणाली इस तरह से विनिमय पर प्रणाली पर आधारित थी। लेकिन बार बार युद्ध होने से, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य आक्रमण हो, इस स्थिति के कारण कृषक पर्याप्त अनाज नहीं पैदा कर पाता था, और फिर कारीगर या कलाकार सही ढंग से अपने कार्य या कलात्मक वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पाता था। व्यापारी भी अन्य वस्तुओं का संग्रहण नहीं कर पाता था। इसलिए पूरी की पूरी अगर देखा जाए तो विनिमय प्रणाली चरमरा गई थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक युद्ध ने भारत की अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों से प्रभावित किया था, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो युद्ध हो, या फिर नौकरी पेशा हो। इस तरह से व्यापारी भी व्यापार के भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता के माहौल में जी रहे थे। उन्हें लगता था कि जो कुछ धन संपदा है वो खत्म हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आगे फिर किस क्षेत्र में निवेश किया जाए, और ऐसी स्थिति में फिर वो धीरे धीरे कर व्यापार से उनका मोह भंग होने लगा। इस तरह आर्थिक जीवन में बिखराव से जनता दुखी होने थी। यानी
भक्ति काल की परिस्थितियों में हमेशा ध्यान रखना है कि युद्ध बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, इससे अशांति फैली थी और अशांति फैलने के कारण जनता दुखी हो रही थी। और लूट खसोट से जो धन कोई व्यक्ति संग्रहित कर लेता था, उस संग्रहित करने से धन से एक व्यक्ति धनी हो जाता था और दूसरा निर्धन हो जाता था। यानी आर्थिक असमानता या विषमता में वृद्धि होती थी। यानी युद्ध के कारण जो राजा विजयी होता था उसकी प्रजा तो संपन्न हो जाती थी, लेकिन एक दूसरी मेहनत से कमाए हुए प्रजा का जब धन लुट जाता था तो वह अत्यंत निम्न स्तर पर पहुंच जाता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक असमानता में वृद्धि भी होती थी और इसका मूल कारण था युद्ध। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ इतिहासकार के अनुसार कलाकार अच्छी स्थिति में थे। यानी कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उस समय मूर्तिकला या कलात्मक सामग्री का निर्माण करने वाले कलाकार भी एक अच्छी स्थिति में थे और वह विभिन्न रोजगार करके वो धन की प्राप्ति कर रहे थे। लेकिन यह मुख्य धारा की बात नहीं है, इसलिए हम कह सकते थे कि अधिकांशतः जो भक्ति काल का जो आसपास का जो साहित्य है उसके दौरान जो आर्थिक स्थिति थी वो बेहतर नहीं थी और इसीलिए कवियों ने एक अच्छी आर्थिक स्थिति की परिकल्पना करते हुए साहित्य की रचना थी। यानी कवि ये चाहता था कि एक ऐसा समाज का निर्माण हो जिसमें जो साहित्य रचा जाए, जिसमें जो जनता हो वो सुखी हो या आर्थिक स्थिति से संपन्न हो। और ये हम देखते हैं कि चाहे कोई भी कवि हो, भक्ति काल के जितने भी कवि हैं वे सुख को महत्व देते हैं और वो सुख के लिए वो भौतिक धन को महत्वपूर्ण नहीं मानते, बल्कि वो मानते हैं कि मानसिक रूप से जो संतुष्टि मिले वो सबसे महत्वपूर्ण है। संतोष को महत्व देते, वो भौतिक द्रव्य या धन संपदा को महत्व नहीं देते। यह अचानक नहीं उपस्थित हुआ था, इसलिए साहित्य अध्ययन के समय में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि साहित्य का मूल उद्देश्य क्या है। साहित्य अपने समाज को प्रतिबिंबित करता है, साहित्य समाज का दर्पण है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भक्तिकालीन परिस्थितियों में जो आर्थिक स्थितियां थी वे बेहद डवाडोल थी और मनुष्य के पास धन स्थिर नहीं रहता था और मनुष्य इसी सोच के पीछे भागता था कि इस धन से उसे सुख की प्राप्ति होगी। ऐसी स्थिति में भक्तिकालीन साहित्यकारों ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें धन आवश्यकता अनुसार ही हो, जिसमें व्यक्ति सुखी हो, लेकिन सुख के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। वह न्यूनतम धन की प्राप्ति उसे एक अच्छे समाज या अच्छी राज्य व्यवस्था में मिल सकती थी और इसीलिए कवि एक ऐसे समाज की परिकल्पना करता है जिसमें व्यक्ति अपने श्रम के बलबूते एक सामाजिक व्यवस्था को कायम करता है, जिसमें आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा असमानता नहीं रहती, सभी सुखपूर्वक रहते हैं, चाहे वो राम राज्य हो या फिर कृष्ण का ब्रज का लोक हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्थितियों का असंतुलन भी भक्तिकालीन साहित्य में समाज की परिकल्पना में एक नया रूप देता है। भक्ति काल में जो साहित्य रचा गया वह इस प्रकार का साहित्य था जिसमें सभी सुखी हों और जिसमें युद्ध ना हो, शांतिपूर्ण व्यक्ति जीवन यापन करता हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि भक्तिकालीन जो आर्थिक परिस्थितियां थी वे भी एक साहित्य के निर्माण में उत्प्रेरक रूप में थी। अगली कक्षा में हम सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे।